नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे को लेकर जो बाइडेन बहुत ज्यादा तनाव में आ चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह तुर्की से आई धमकी है, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है और उसने गाजा पर बमबारी को लेकर अब बाइडेन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। इजराइल के सामने अब डबल दुश्मन है, क्योंकि एक खतरनाक धमकी ईरान से भी सामने आई है। जब नेतन्याहू तेल अवीव से अमेरिका रवाना हो रहे थे, तब गाजा पर इजरायल की बमबारी चल रही थी। जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, तब भी गाजा पर इजरायल की तबाही जारी रहेगी। और जब नेतन्याहू वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, तब भी इजरायल की बमबारी मिशन में कोई कमी नहीं आएगी। एक तरफ नेतन्याहू के साथ बाइडेन होंगे और दूसरी तरफ गाजा के गिरते हुए बम होंगे। नेतन्याहू के तेवरों में हाहाकार नजर आ रहा है। 48 घंटों के अंदर इजरायल ने यमन और लेबनान में ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिसने तेहरान से तुर्की तक दहशत फैला दी है। इस वीडियो को देखकर ये दो बड़े मुस्लिम देश तुर्की और ईरान कांप गए हैं। अब तक इजरायल ने जो तबाही गाजा में दिखाई है, वही तबाही नेतन्याहू किसी भी कोने में मचा सकते हैं। इसकी वार्निंग इजरायल के दुश्मनों को मिल गई है। इन हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल इस वक्त एक दो नहीं बल्कि 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। सवाल है कि इजरायल के खिलाफ 7 मोर्चे कौन है? पहला मोर्चा हमास है, दूसरा मोर्चा लेबनान यानी हिजबुल्लाह है, तीसरा मोर्चा हूथी यानी यमन है और चौथा मोर्चा सीरिया में गोलान की पहाड़ियां हैं। पांचवा मोर्चा इराक का मिलिशिया कतायब हिजबुल्लाह है। छठा मोर्चा ईरान है और अब 7वां मोर्चा तुर्की नजर आने लगा है। तुर्की ने इजरायल को लेकर अचानक अपना गियर बदला है। यमन में इजरायल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं और इसी वीडियो को देखकर तुर्की और ईरान से दो बहुत खतरनाक रिएक्शन आए हैं। एक है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन, जिन्होंने इजरायल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। दूसरी तरफ ईरान है, जहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि हमास से जारी युद्ध में इजरायल की हार तय है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि वो नाटो और इजरायल के बीच किसी भी तरह की डील नहीं होने देंगे। जब तक गाजा में बमबारी नहीं रुक जाती, वो ऐसी किसी भी डील के आगे सबसे बड़े ब्रेकर बन जाएंगे। İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacak. ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि हमास बाकी रहेगा। इजरायल क्या, अमेरिका भी फिलिस्तीन की आजादी की ताकत के आगे नहीं टिक पाएगा। دقیقشون رو مردم خالی میکنه، بمب‌ها رو سر مردم میره، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلوی چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه. जब खामनेई ने ये बात कही, तब उस मीटिंग में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी बैठे हुए थे। यानी सुप्रीम लीडर से राष्ट्रपति तक मैसेज बहुत खुल्लम खुल्ला पहुंचा दिया गया है। गाजा में बमबारी, लेबनान में बमबारी और यमन में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तुर्की और ईरान से आई यह वार्निंग इजरायल के खिलाफ उठी दो बहुत बड़ी आवाज है। जाहिर है कि नेतन्याहू को यह परेशान करेंगी।
सवाल है कि क्या यमन पर हुए हमले के बाद यहां भी उसी तरह की जंग शुरू हो जाएगी जिस तरह लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच चल रही है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने नेतन्याहू को डराने वाला एक बड़ा बयान जारी किया है। الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. यमन में इजराइल के खिलाफ गुस्से का लेवल बहुत ऊपर पहुंच चुका है। यमन में हूथी लीडर की एक आवाज पर हजारों लोग इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए जुट जाते हैं। ये लोग सऊदी अरब के नेतृत्व वाले मिलिट्री गठबंधन के खिलाफ 8 साल से युद्ध लड़ चुके हैं और अब इजराइल इनके टारगेट पर है। यही बात नेतन्याहू को परेशान कर रही है। مهما بدأت إسرائيل أو الكيان الصهيوني في نظر الكثير من الدول العربية المطبعة أنها الكيان الذي لا يقهر، فهي في نظرنا نحن اليمنيين أنها لا شيء. ما حصل أنه في الحديدة أنه عدوان على المنشآت النفطية هو ليس بإنجاز عسكري، هي عبارة عن صهاريج نفطية بإمكان أي واحد أن يستهدفها، ولن يثنينا ولن يثني الشعب اليمني. كل الضرب هذا كل اللي احنا واقفين مع القضية الفلسطينية تمام، ولا نتهاون ولا نتراجع ولا نتخاذل على القضية الفلسطينية مهما ضربوا مهما دمروا مهما قصفوا. यमन के तेवर नेतन्याहू ने देखे हैं। यही वजह है कि अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने ऐसी बात कह दी है जिसमें उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा डावाडोल नजर आ रहा है। वजह है कि जो बाइडेन का दोबारा चुनाव न लड़ने का फैसला, और इसीलिए नेतन्याहू बता रहे हैं कि वो 1-2 नहीं बल्कि 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। At a time when Israel is fighting on 7 fronts and when there's great political uncertainty in Washington, I will address for the 4th time both houses of Congress as the Prime Minister of Israel. I will seek to anchor the bipartisan support that is so important for Israel, and I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. अमेरिका वो देश है जिसने इजराइल की हथियार सप्लाई को लेकर सबसे ज्यादा मदद की है। गाजा में फटने वाले हर बम पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है। और अब नेतन्याहू चाहते हैं कि बाकी फ्रंट पर चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका से हथियार सप्लाई जारी रहे। बाइडेन इसके लिए गाजा में बमबारी रोकने को लेकर या कहीं की सीज फायर का मुद्दा उठाकर कोई शर्त ना लगाए। जब नेतन्याहू अमेरिका रवाना हो रहे थे तब इजराइल ने गाजा के खान यूनुस इलाके में ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसमें 16 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इस बॉम्बिंग मिशन से पहले इजराइल ने यह इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन लोगों को भागने का वक्त नहीं मिला और बम गिरने लगे। ولا حاجة عيال نايم نزلوا عليهم سيارة انتحارية، عيال أطفال أصغر واحد أكبر واحد 9 سنين عمره، هاي النازية الأمريكية، هاي نازية نتنياهو هتلر الثاني। कोई शक नहीं कि यह तस्वीर व्हाइट हाउस में भी देखी जा रही होगी। इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि बाइडेन अब सीज फायर को लेकर बड़ा प्रेशर बना सकते हैं। नेतन्याहू को इसी बात का सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। دلشون رو مردم خالی میکنه، بمب‌ها رو سر مردم میره، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلوی چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه ईरान धमाका कर रहा है, तुर्की दबाव बना रहा है, पूरी दुनिया इजराइल से पूछ रही है कि बमबारी कब तक बंद होगी। लेकिन नेतन्याहू ने बमबारी पर ब्रेक लगाने से बार-बार इनकार किया है। इसीलिए सोमवार से शुरू हुई बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा पर सबकी नजर है। मंगलवार को नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। बुधवार को नेतन्याहू अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन की तैयारी जोरों पर है। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे का विरोध तेज हो गया है।
अमेरिका के वर्मोंट से सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू 38,000 फिलिस्तीनियों की मौत के जिम्मेदार हैं, जिनमें से 60% बच्चे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग थे। तेल अवीव से रवाना होने से पहले नेतन्याहू उन लोगों से मिले जो हमास की कैद से छूटे हैं या छुड़ाए गए हैं। इनमें इजरायली बंधकों के परिवार भी थे। नेतन्याहू ने बताने की कोशिश की है कि वो बाइडेन से जब बात करेंगे तो हमास के कब्जे में मौजूद 120 इजरायली बंधकों का मुद्दा जरूर उठाएंगे। Achieving the release of all our hostages, defeating Hamas, confronting the terror axis of Iran and its proxies, and ensuring that all Israel citizens return safely to their homes in the north and in the south. In this time of war and uncertainty, it's important that Israel's enemies know that America and Israel stand together today, tomorrow, and always. अगला एक हफ्ता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत अहम होने वाला है। जुलाई के अंत तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लीजिए कि फिर ये युद्ध पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जिस युद्ध को अमेरिका नहीं रोक पाया उसको जारी रखने के पीछे कौन कौन सी पावर कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है।